बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको मुस्लिम सकाफती विरसा और इस्लामी स्कॉलर्स पर वीडियोस की सीरीज में खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन ईसा अल महानी की स्वानहयात को बयान कर रहे हैं। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन ईसा अल महानी 9वीं सदी के मशहूर फारसी रियाजी दान और फल्कियात दान थे, जिन्हें अब्बासी खिलाफत के फिक्री सुनहरी दौर में अलजबरा, ज्योमेट्री और फल्कियात में इनकी बासत खिदमात की याद किया जाता है। वो मौजूदा ईरान में करमान के करीब महान नामी कस्बे में पैदा हुए। हालांकि इनके सही तारीख पैदाइश मालूम नहीं है। मुअर्रिखीन आमतौर पर इनकी पैदाइश 9वीं सदी ईस्वी के अवैल में बताते हैं। इस दौर में जब फारस साइंस, फलसफा और रियाजी में कुछ अजीम दिमाग पैदा कर रहा था, इनकी तखसीस अल महानी वाज़ह तौर पर इसकी इब्तिदा महान में हुए एक शहर जो तारीखी तौर पर एक मुतहर्रिक इल्मी माहौल का हामिल था और फारस की वसी तर फिक्री रवायत से जुड़ा हुआ था। अल महानी ने अपनी पेशा वाराना जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बगदाद में गुजारा, जो इस वक्त खिलाफत अब्बासिया का दारुल हुकूमत और इस्लामी दुनिया में इल्म का सबसे बड़ा मरकज था। शहर का मशहूर बैतुल हुक्मा, हिकमत का घर, एक मरकज बन गया जहां यूनानी, हिंदुस्तानी और फारसी इल्म इकट्ठा किया गया, तर्जमा किया और फिर फैलाया गया। और इस माहौल में अल महानी ने तरक्की की। रियाजी के गहरी इस्तफसारात और फल्कियाती मुताला में मशहूर रहे। इनकी फिक्री तजस्सुस ने इन्हें क्लासिकी इल्म को एहतराज फिक्र का साथ जोड़ने की इजाजत दी, जिससे वो इस्लामी रियाजी दोनों के सिलसिले में एक अहम कड़ी बन गए थे। रियाजी में अल महानी की सबसे काबिल जिक्र शराकत में से एक क्लासिकी तौर पर मकाब के मसले को दुगना करने की कोशिश थी। यह एक कदीम यूनानी चैलेंज था जिसके लिए दिए गए मकाब के हुजम से दुगना मकाब बनाने की जरूरत थी। इसने इस हिंदसी चैलेंज को अलजबरी मसावात तक कम करने की कोशिश की। इस तरह हिंदसी मसाइल से निपटने के लिए अलजबरी तरीकों की ताकत को मुजाहरा किया। अगरचे वो इस हल को मुकम्मल करने से कासर थे, लेकिन इनकी कोशिश ने बाद के स्कॉलर जैसे कि उमर खयाम की बुनियाद रखी, जिन्होंने 11वीं सदी में क्यूबिक मसावात को मजीद दरियाफ्त किया। अल महानी ने हर बड़े पैमाने पर काम किया। बाज तजावीज़ की तफसीरें और मुतबादिल वज़ाहत फ़राहम की। ज्योमेट्री के साथ इनकी मसरूफियात क्लासिकी इल्म की महाफ़त और नए तरीकों को मुतारफ़ करने वाले एक मुसल्लह के तौर पर भी इनका किरदार को ज़ाहिर करती है। हर पर अपने काम फल्कियात में अल महानी ने के जरिए ताउन किया, जो कदीम फल्कियात की सबसे ज्यादा बाअसर तारीख में से एक है। उन्होंने बतमी के सियारों की हरकत के मॉडल्स का मुताला किया, तनकीदी जजिया किया और इन पर तबसरा किया। आसमानी मैकनास पर इनके मुशाहदात और तहरीरों ने इस्लामी फल्कियात के शोबे को तकवीत बख्शी और बाद के माहिरीन फल्कियात को मुतासर किया, जिन्होंने बतलुमस के नजरियात को मजीद बेहतर किया। बगदाद में इनकी फिक्री माहौल ने इन्हें अपने वक्त की जदीद तरीन फल्कियाती आलात इस्तेमाल करने के काबिल बनाया और इनकी तहरीरें नस्ल दर नस्ल उलमा के दरमियान गर्दिश करती रहीं। अल महानी के आखिरी साल मुमकिना तौर पर बगदाद और फारस के दिगर तालीमी मराकज के दरमियान गुजरे थे। इनकी वफात 9वीं सदी ईस्वी के आखिर में हुई। हालांकि इनकी वफात का सही साल गैर यकीनी है। कुछ तारीखी बयानात बताते हैं कि इनका इंतकाल बगदाद में हुआ, इस शहर में जहां उन्होंने अपने कैरियर का ज्यादा हिस्सा गुजारा था, जबकि दूसरे दावा करते हैं कि वो करमान में अपने आबाई घर महान वापस आए, जहां इन्हें दफन किया गया था। जहां तक इनके मजार की तारीख का तल्लुक है, महान में मकामी रवायत इसे इलाके के तारीखी मराकज के करीब दफन करने के मकाम से जोड़ती है। महान बाद में शाह निमतुल्लाह वली जैसे अजीम सूफी बुजुर्गों की तदफीन की जगह के तौर पर भी मशहूर हुआ।
اور علماء کا خیال ہے کہ المہانی کا مقبرہ اصل میں اس خطے کے ابتدائی اسلامی قبرستان کا حصہ رہا ہوگا، تاہم ان کا مزار صوفیہ یا فقہ کی طرح ایک بڑی زیارت گاہ میں ترقی نہیں کر سکا۔ ان کی بجائے ان کی حقیقی میراث ان کے دانشورانہ کاموں میں ہے، جس نے علم کے زندہ مزار کے طور پر کام کیا، جس نے بعد میں اسلامی دنیا اور یورپ دونوں میں ریاضی دانوں اور ماہرین فلکیات کو متاثر کیا۔ آج ابو عبداللہ محمد بن عیسیٰ المہانی کو الجبری، جیومیٹری اور فلکیات کے علمبردار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور ہندسی مسائل کو حل کرنے کے لیے الجبرا کو مسائل استعمال کرنے کی اس کی جرأت مندانہ کوشش ریاضیاتی فکر کے ارتقاء میں ایک اہم قدم کی نمائندگی کرتی ہے۔ اگرچہ ان کا مزار معمولی ہے اور وسیع پیمانے پر جانا نہیں جاتا ہے، لیکن تاریخ میں ان کا مقام یادگار ہے، کیونکہ ان کی شراکت نے اس سائنسی ورثے کو تشکیل دینے میں مدد کی جس نے یونانی ماضی کو اسلامی اور یورپی مستقبل سے ملایا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے بیان کریں گے الحجاج ابن یوسف ابن مطر کی سوانحیات کو۔ تو ہم آخر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔